हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर पीयूष रंजन आज आप लोगों को एक बहुत ही इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक वार ऑफ पलासी के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस पर एक चर्चा करने जा रहा हूँ कि पलासी का युद्ध हमारे इतिहास में इतना महत्वपूर्ण क्यों है और इसने आने वाले भारत के भविष्य को कैसे तय कर दिया। यानी अंग्रेज़ों ने जो 200 साल 250 साल तक जो राज किए, जो शासन किया, उसकी शुरुआत इस पलासी के युद्ध से ही देखने को मिलती है। तो इससे यह पता चलेगा, इस पलासी के युद्ध के परिणामों से, इसके कारणों से, कि उस समय वर्तमान में, उस समय के टाइम पीरियड में भारतीय राज्यों, खासतौर से मुगल शासन और प्रांतीय राज्यों की क्या स्थिति थी और क्यों अन्य यूरोपीय शक्तियों की तुलना में जो अंग्रेजी यूरोपीय शक्ति थी वो क्यों इतना शक्तिशाली बन के उभरी, तथा साथ ही साथ उसने कैसे पूरे देश पे शासन किया। ठीक है, तो आइए हम यहाँ पलासी के युद्ध से शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम यह देखते हैं कि पलासी की लड़ाई इतना महत्वपूर्ण क्यों थी। एक चीज़ हम इसमें देखते हैं कि यह पलासी की लड़ाई जो है वो 23 जून 1757 को बंगाल के पलासी नामक स्थान, जो कि भागीरथी नदी के किनारे है, वहाँ लड़ा गया। और बेसिकली यह लड़ा ही नहीं गया, यह एक षड्यंत्र का हिस्सा था। लड़ाई तो एक दिखावा थी, इसका डिसीजन पहले ही हो चुका था। ठीक है, इस क्लास के में ही हम इस पे भी चर्चा करेंगे कि कैसे कैसे षड्यंत्र हुए और कैसे कैसे यह पलासी की लड़ाई मैदान से पहले ही अंग्रेजों ने जीत ली थी। ठीक है, तो आइए हम पहले यह देखते हैं कि यह घटना इतना इतिहास में महत्वपूर्ण क्यों है। सबसे पहले हम यह देखते हैं कि यह जो पलासी की लड़ाई हुई थी वो बंगाल में हुई थी, और बंगाल उस समय के मुगल साम्राज्य के सबसे धनी प्रांतों में से एक हुआ करता था। यानी वहाँ का व्यापार और वहाँ का कृषि दोनों ही बहुत उन्नत अवस्था में था। ठीक है, लेकिन आखिर क्या कारण हुआ कि यह बंगाल प्रांत का जो शासक था सिराजुद्दौला, वो पलासी के युद्ध में अंग्रेजों से हार गया। ठीक है, तो एक सबसे महत्वपूर्ण घटना के तौर पे इसलिए इसको देख सकते हैं कि बंगाल का सबसे महत्वपूर्ण प्रांत जो आर्थिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से काफ़ी समृद्ध था और महत्वपूर्ण था, स्मारक दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण था, वह अंग्रेजों से हार गया। ठीक है, दूसरा, इस लड़ाई में हारने के बाद मुगल बादशाह ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। यानी यह लड़ाई यह सिद्ध करती है कि मुगल शासक की स्थिति कमज़ोर हो चुकी थी। यानी जो उत्तरोत्तर औरंगजेब के बाद जो उत्तराधिकारी हुए मुगल साम्राज्य के, वो काफ़ी कमज़ोर साबित हुए। ठीक है, तीसरा चीज़, इसी पलासी के युद्ध के परिणामों ने 1764 ईस्वी में होने वाले बक्सर का युद्ध की स्थिति पैदा की। यानी पलासी के युद्ध के कारणों ने ही आने वाले 10 साल में, यानी 1757 में पलासी की लड़ाई हुई और 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई, जिसमें अंग्रेजों के विरुद्ध मुगल बादशाह की सेना, अवध की सेना और यहाँ के पूर्व शासक यानी बंगाल के पूर्व शासक मीर कासिम की सेना, इस तीनों की संयुक्त सेना ने अंग्रेजों का सामना किया, फिर भी हार गए। ठीक है, इस अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था, और इस बक्सर की लड़ाई में जो 23 अक्टूबर 1764 को लड़ी गई, उसमें बक्सर की लड़ाई में मुगल नेतृत्व हार गया। तो यह घटना, पलासी की लड़ाई, यह घटना इतना महत्वपूर्ण है कि
इसने बंगाल को तो अंग्रेजों के कंट्रोल में ला ही दिया, लेकिन बाद में होने वाले बक्सर की लड़ाई में पूरा नॉर्थ इंडिया के जो महत्वपूर्ण राज्य थे, जो अवध था, बंगाल था, बिहार था, उड़ीसा था, यहाँ तक कि दिल्ली तक के जो राज्य थे वो अंग्रेजों के प्रभाव में आ चुके। क्यों? क्योंकि मुगल बादशाह को इस बक्सर की लड़ाई के बाद समझौता करना पड़ा था इलाहाबाद की। तो ये सारी जो ये घटना इसीलिए, प्लासी की घटना इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने बंगाल का प्रांत, बिहार और उड़ीसा जो काफ़ी समृद्ध थे कृषि के क्षेत्र में भी और व्यापार के क्षेत्र में भी, और अवध, बाद में होने वाले बक्सर के युद्ध के बाद अवध भी इसके प्रभाव में आ गया। तो इस तरीके से एक और सबसे महत्वपूर्ण बात हुई कि अब अंग्रेजी कंपनी जो थी वो व्यापारिक कंपनी नहीं रही, अब वो राजनीतिक शक्ति बन चुकी। ठीक है, तो इस तरीके से यह घटना, प्लासी की घटना जो है, प्लासी का जो युद्ध है वो यही दर्शाता है कि इसने अंग्रेजों ने, अंग्रेजी कंपनी ने राजनीतिक सत्ता के रूप में स्थापित होने का अंग्रेजी शक्ति को मौका मिला और उन्होंने आगे चल के पूरे भारत पे अपना एकाधिकार, राजनीतिक सत्ता स्थापित की। तो इसीलिए प्लासी की घटना को उसका शुरुआती घटना या शुरुआती चरण माना जाता है और इसी ने पूरे भारत के दरवाजे अंग्रेजों के लिए राजनीतिक शक्ति स्थापित करने के लिए खोल दिए। आइए हम प्लासी की युद्ध की चर्चा करते हैं। अब देखते हैं कि इसके पीछे कारण क्या थे। प्लासी के युद्ध के पीछे जो रीजन था, वो रीजन क्या था, ये हम देखते हैं। सबसे पहले हम यह देखते हैं कि सिराजुद्दौला से पहले अलवर्दी खां बंगाल का नवाब था जो 1740 से लेकर 1756 तक शासन किया। अलवर्दी खान का संबंध यूरोपीय शक्तियों से या यूरोपीय कंपनियों के साथ काफ़ी बेहतर थे। उसके अपने एक विचार थे कि उसका मानना था कि यूरोपीय जो है कंपनियां जो है वो मधुमक्खी की तरह है, यदि उसे छेड़ा न जाए तो वह शहद देगी, अगर उसे छेड़ दिया गया तो वो आपको काट काट के मार देंगे। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और बात थी कि अलवर्दी खान ने अंग्रेजों को कोलकाता और फ्रांसीसियों को चंद्रनगर की किलाबंदी करने की अनुमति नहीं दी थी। अंग्रेजों को कोलकाता, जो उस समय कलकत्ता कहा जाता था, और फ्रांसीसी व्यापारियों को चंद्रनगर की किलाबंदी करने की अनुमति नहीं दी थी। लेकिन ये हम यही जान लेते हैं कि अंग्रेजों को और फ्रांसीसी कंपनियों को अपने अपने क्षेत्रों को किलाबंदी करने की ज़रूरत क्या पड़ी। उस समय जो इनके कारखाने होते थे वो किलाबंद कारखाने होते थे। क्यों? क्योंकि जो भी व्यापारिक सामान होता था, जिनका आयात निर्यात होता था, वो यहीं से रखे जाते थे और यहीं से आयात और निर्यात किए जाते थे। तो यह एक तरह का गोडाउन होता था जो चारदीवारी या किलाबंद होता था। इसी को कारखाना या फैक्ट्री कहा जाता था। लेकिन ये प्लासी के युद्ध के पहले के अगर घटनाक्रम को देखें तो हम क्या देखते हैं कि दक्षिण भारत में कर्नाटक वार हो रहा था। पहला और दूसरा कर्नाटक वार खत्म हो चुका था और उसमें अंग्रेजों ने बढ़त बनाई थी, यानी अंग्रेजों की स्थिति बेहतर थी फ्रांसीसियों की तुलना में। उसी प्रतिस्पर्धा में अंग्रेजों ने अपने कलकत्ता के कारखाने को किलाबंद करना शुरू किया और फ्रांसीसियों ने चंद्रनगर। क्यों? क्योंकि अगर वार चल रहा था तो यहाँ भी उसके संकट आ सकते थे, इसीलिए उन्होंने यहाँ अपने अपने कारखानों को किलाबंद करने की कोशिश की। लेकिन अलवर्दी खां ने अंग्रेजों को कोलकाता और फ्रांसीसियों को चंद्रनगर की किलाबंदी करने की अनुमति नहीं दी। लेकिन 1756 में अलवर्दी खां की मृत्यु हो गई और उसके पश्चात उसके 3 पुत्रियाँ थी, 3 बेटियाँ थी, कोई बेटा नहीं था। तो उसने अपने सबसे छोटी बेटी के बेटे इसको सिराजुद्दौला को
दौला को अपना उत्तराधिकारी या बंगाल का नवाब बनाया। ठीक है, और वह नवाब बनने के बाद वहाँ के राजनीतिक स्थिति में कुछ परिवर्तन आए। वो क्या परिवर्तन आए ये हम देख लें। अभी मैंने बताया कि अलवर्दी खां की 3 पुत्रियाँ थी, 3 बेटियाँ थी, कोई बेटा नहीं था। उसने सबसे छोटी बेटी के पुत्र को सिराजुद्दौला को बंगाल का नवाब बनाया। और उसने इससे क्या हुआ कि उसके 2 अन्य जो दामाद थे, जो एक ढाका का गवर्नर था और एक पूर्णिया का गवर्नर था, उनको ये बात पसंद नहीं है। ढाका के गवर्नर की पत्नी थी घसीटी बेगम, जो सिराजुद्दौला की मौसी थी, यानी अलवर्दी खां की कौन, घसीटी बेगम। यह ढाका के गवर्नर की बीवी थी। और उसने क्या किया कि जो बंगाल का नवाब दीवान था राजदुर्लभ को अपने साथ मिला लिया। दीवान राजदुर्लभ को अपने साथ मिला लिया। साथ ही साथ अगर हम ये भी देखें तो यही दीवान राजदुर्लभ अंग्रेजों से भी मिल गया था सिराजुद्दौला के विरुद्ध, यानी उसका साथ देने का। दूसरा चीज हम क्या देखते हैं कि जो पूर्णिया का नवाब था, जो दूसरा अलवर्दी खां का दामाद था शौकत जंग, वो भी सिराजुद्दौला का प्रबल विरोधी था। ठीक है, तो इस तरीके से जो पूर्णिया का नवाब शौकत जंग, ये भी विरोधी था किसका, सिराजुद्दौला का। इस तरीके से ढाका का गवर्नर और पूर्णिया का गवर्नर दोनों सिराजुद्दौला के विरोधी थे। यानी सिराजुद्दौला ने गद्दी क्या पाई, वो गद्दी कांटों की ताज हो गई। ठीक है, तो सिराजुद्दौला जैसे गद्दी पे बैठा, अंग्रेज तो उसके विरोधी थे ही। अंग्रेज तो चाहते थे कि जैसे नया गवर्नर आया उसने सबसे पहले क्या काम शुरू कर दिया, उन्होंने कलकत्ता की किलाबंदी शुरू कर दी, और फ्रांसीसियों ने चंद्रनगर की किलाबंदी शुरू कर दी। लेकिन सिराजुद्दौला नौसिखिया नहीं था, उसने सबसे पहले इन दोनों की किलाबंदी को रोकने का आदेश पारित किया। इसमें क्या हुआ कि फ्रांसीसी तो रुक गए, लेकिन अंग्रेजों ने किलाबंदी करना शुरू रखा। यानी वो उन्होंने सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब के आदेश की अवहेलना की। ठीक है, इसका परिणाम क्या हुआ कि 1756 में जब गद्दी पर बैठा सिराजुद्दौला, उसी के कुछ महीनों बाद उसने कलकत्ता के अंग्रेजों के फोर्ट विलियम पर आक्रमण कर दिया और उसे अपने कब्जे में ले लिया। ठीक है, फोर्ट विलियम को कब्जे में ले लिया। यह कलकत्ता का अंग्रेजों का कारखाना था, जिसको वो किलाबंद कर रहे थे। और उसका नाम, कलकत्ता का नाम बदल के अली नगर रख दिया। कलकत्ता का नाम बदल के अली नगर रख दिया। और उसने अपने एक अधिकारी माणिक चंद को वहाँ का कार्यभार सौंप के वापस आ गया। तो इस तरीके से सिराजुद्दौला को अपने गद्दी प्राप्त करने के कुछ ही महीनों के अंदर एक जंग लड़नी पड़ी, और वह जंग अंग्रेजों के विरुद्ध। उसने कलकत्ता को अपने हाथ में ले लिया, उस पर अधिकार कर लिया। फिर उसको अपने एक अधिकारी माणिक चंद को सौंप के उसका नाम बदल के अली नगर कर दिया, और फिर वो वापस आ गया। उसी समय कलकत्ता में एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था
हालवेल का नाम था, हालवेल। उसने सिराजदौला के समय में घटित होने वाली एक घटना, काल कोठरी की घटना, काल कोठरी की घटना की चर्चा की, जिसको ब्लैक होल की घटना भी कहते हैं। ठीक है, तो इस घटना में उसने यह बताया कि 20 जून 1756 को जब सिराजदौला ने कलकत्ता पे आक्रमण किया, उसने क्या किया कि कुछ लोगों को बंदी बनाया, कुछ अंग्रेजों को बंदी बनाया। उनकी संख्या थी 146, जो उसने वर्णन किया। और उसने कहा कि इन लोगों को एक छोटे से कमरे में कैद कर दिया 24 घंटे। और उस समय गर्मी अपने पिक पे थी। इस 24 ना खाना ना पानी, किसी तरह का व्यवस्था नहीं, एक छोटे से कमरे में 14 बाई 18 फीट के, उसी में बंद कर दिया। और 14 बाई 18 मीटर के, उसी में बंद कर दिया। और 24 घंटे बाद उसको खोला तो मात्र 23 लोग जिंदा थे। यह घटना हालवेल ने खुद बताया है। हाँ, उस समय के जो अन्य समकालीन इतिहासकार थे या किसी भी अन्य स्रोत से इस घटना की पुष्टि नहीं होती। ठीक है, बहुत सारे इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि यह घटना जो है हालवेल ने जानबूझ के क्रिएट की थी, ताकि ब्रिटिश जन समर्थन सिराजदौला के विरुद्ध पाया जा सके और सिराजदौला के विरुद्ध एक प्रचार भी किया जा सके। ठीक है, यही हालवेल है जो 1760 ईस्वी में कुछ समय के लिए कलकत्ता का गवर्नर भी बना था। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं, यह जो काल कोठरी की घटना है, ब्लैक होल की जो घटना है, इसका किसी अन्य स्रोतों से पुष्टि नहीं होती है, केवल हालवेल के द्वारा ही इसकी पुष्टि होती है। और ये पूरी घटना यही है। तो हम ये भी देख सकते हैं कि इस पर भी कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि काल कोठरी की जो घटना है वो किस इतिहास के किस प्रांत से जुड़ी है या किस युद्ध के कारक के रूप में यह जुड़ी हुई है। तो यह प्लासी के युद्ध से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि जो कारण तैयार हो रहे थे सिराजदौला के विरुद्ध प्लासी की लड़ाई के लिए, वो उसमें ये भी एक महत्वपूर्ण कारक था। ठीक है, अब देखिए, जब कलकत्ता पे सिराजदौला का कब्जा हो गया, अंग्रेजों की फैक्ट्री पे जब नवाब सिराजदौला का कब्जा हो गया, तो जब यह खबर मद्रास पहुंची अंग्रेजों के पास, तो वहां से 2 लोग अपनी सेना लेकर बंगाल पहुंचे। ये 2 लोग थे, रॉबर्ट क्लाइव और वाटसन। ठीक है, हाँ, इसी दौरान एक और घटना घटी कि जब 1756 में सिराजदौला ने कलकत्ता पे आक्रमण किया, तो बहुत सारे अंग्रेज अधिकारी और उनका परिवार भागकर एक बंगाल की खाड़ी में द्वीप था फुल्टा, जहाज के थ्रू वो वहाँ गए, शिप के थ्रू वहाँ गए और वहाँ जाके अपनी जान बचाई। ठीक है, तो यह रॉबर्ट क्लाइव और वाटसन मद्रास जब खबर पहुंची, तो वहाँ से एक सेना लेकर बंगाल पहुंचे और सेना ने पुनः जनवरी 1756 में 57 में कलकत्ता फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया। ये कब्जा क्या था, उन्होंने माणिक चंद को अपने में ही मिला लिया था। जो सिराजदौला ने जिस अधिकारी यानी माणिक चंद को वो कलकत्ता नगर सौंप के आया था, जिसका नाम उसने अली नगर रख दिया था, उसको आकर रॉबर्ट क्लाइव और वाटसन ने उसे अपने लालच देकर उसे आपस में मिला लिया, अपने में मिला लिया और वह फोर्ट विलियम छोड़कर चला गया।
कब्जे के का अगर यह रूप देखें तो हम क्या देखते हैं कि धीरे धीरे जो ये अंग्रेज अधिकारी थे उन्होंने लड़ाई ही नहीं की, उन्होंने विरोधियों को तोड़ने का काम भी किया। ठीक है, उनको लालच देते थे। अगर उनको पता चल गया कि हाँ इनको लालच देकर आपस में मिलाया जा सकता है तो वो कि हर लड़ाई युद्ध के मैदान में नहीं लड़े, उन्होंने समझौते के माध्यम से, लालच के माध्यम से भी बहुत सारी लड़ाइयाँ जीती। जब मॉडर्न हिस्ट्री में आगे पढ़ेंगे तो हम अलग अलग क्षेत्रों के जब इतिहास पढ़ेंगे तो हम उसमें भी ये सारी चीज़ें देखेंगे। लेकिन अभी जब हम कलकत्ता में प्लासी की लड़ाई देख रहे हैं तो हम ये भी देख रहे हैं कि यहाँ केवल लड़ाई ही, युद्ध ही नहीं हुए बल्कि लालच देकर उनको आपस में मिलाया भी गया है। ठीक है, क्लाइव के बढ़ते प्रभाव से भयभीत होकर हाँ एक घटना और घटी कि जब रॉबर्ट क्लाइव ने कलकत्ता पे अधिकार कर लिया तो उसने कुछ ही समय बाद फ्रांस का जो नगर था चंद्रनगर, उस पर भी आक्रमण करके उसको भी अपने में मिला लिया, मतलब उस पर भी अंग्रेजी सत्ता स्थापित कर दी। अब इस तरीके से क्या हुआ कि जो नया नया बादशाह बना था सिराजुद्दौला, वो क्लाइव के बढ़ते हुए प्रभाव से भयभीत होकर, ठीक है, 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि कर ली। 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि कर ली। ठीक है, अलीनगर की संधि कर ली। इसके तहत अंग्रेजों को अपनी फैक्ट्री किलाबंद करने का अधिकार मिल गया। ठीक है, जिसकी मनाही सिराजुद्दौला ने की थी, अब वो बात से पलट चुका था। जिसके लिए उसने अटैक किया था वो अब निरर्थक साबित हो गया था। क्यों? क्योंकि इस अलीनगर की संधि में अंग्रेजों को बंगाल की फैक्ट्री को किलाबंद करने का अधिकार मिल गया था। साथ ही साथ नवाब से मुआवजे की रकम भी मिली थी। यह मुआवजे की रकम का जो समझौता हुआ था वो लगभग 3 लाख था। ठीक है, और दूसरा, अंग्रेजों को बंगाल में टकसाल यानी अपने सिक्के ढालने के भी अधिकार मिल गया। यानी यह जो संधि है वो पूरी तरीके से अगर हम देखें तो अंग्रेजों के पक्ष में रहा। क्यों? क्योंकि युद्ध का हर्जाना भी 3 लाख रुपया उन्होंने लिया, किलाबंदी का अधिकार भी उनको मिल गया जिसके लिए युद्ध हुआ था, और तीसरा, बंगाल में उन्होंने अपने टकसाल भी स्थापित कर दिए। मतलब क्या है कि अंग्रेज अपने सिक्के चलाएंगे, वो बंगाल के शासकों के सिक्के नहीं चलाएंगे, इस बात का भी उन्होंने अधिकार प्राप्त कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ, उसने उनके ये तीनों घटनाएं बताती है कि उनके व्यापारिक के साथ साथ उनके राजनीतिक अधिकार भी काफ़ी तेजी से बढ़ने लगे। ठीक है, क्लाइव ने मार्च 1757 में चंद्रनगर पे आक्रमण करके उसको आप अपने में मिला लिया था। यानी उसने बंगाल से क्या किया था, चंद्रनगर को जीतने के बाद फ्रांसीसियों की शक्ति और स्वतंत्रता दोनों समाप्त कर दी थी। ठीक है, चंद्रनगर मार्च 1757 में जीत लिया गया और इसका परिणाम यह हुआ कि बंगाल से फ्रांसीसियों की शक्ति और स्वतंत्रता दोनों समाप्त हो गया। अब वहाँ जो सर्वे सर्वा थे वो थे अंग्रेज, और बंगाल का जो नवाब था वो केवल नवाब था, उसकी स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो चुकी। एक तो वो तुरंत सत्ता पाया था, दूसरा उसके खुद के लोग यानी उसकी मौसी के पति यानी ढाका के नवाब और पूर्णिया के नवाब शौकत जंग दोनों उसके खिलाफ थे। ठीक है, और अंग्रेज भी अब
इस बात को लेकर समझ चुके थे कि बंगाल की स्थिति बहुत खराब हो चुकी, यानी शासक की स्थिति बहुत कमज़ोर हो चुकी। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने सोचा कि सिराजुद्दौला को हटा दें और अपना एक डमी शासक या नवाब को गद्दी पे बैठाया जाए, कठपुतली नवाब को गद्दी पे बैठाया जाए। और इसके लिए एक युद्ध की ज़रूरत थी और वो युद्ध करना अनिवार्य था अंग्रेज़ों को, अगर सिराजुद्दौला को नवाब के बंगाल की गद्दी से हटाना था। तो हम क्या देखते हैं, उसके लिए ही पलासी का युद्ध हुआ। इस युद्ध से पहले कुछ घटनाएं घटी जिसने यह तय कर दिया कि पलासी का युद्ध केवल एक नाम मात्र का युद्ध है, केवल एक दिखावे का युद्ध है, बल्कि जंग तो पहले ही जीती जा चुकी। पलासी के युद्ध से पहले ही नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र में कई लोग शामिल हो गए अंग्रेजों के फेवर में। ठीक है, अगर हम देखें तो पहला नाम मीर जाफर का आता है। किसका आता है? मीर जाफर का। यह मीर जाफर सिराजुद्दौला का सेनापति था, सेनापति था और अंग्रेजों का संभावित भावी नवाब का कैंडिडेट था। यानी जो समझौता हुआ अंग्रेजों का मीर जाफर के साथ, वह यही हुआ कि युद्ध के बाद सिराजुद्दौला को नवाब पद से हटाने के बाद उसको नवाब पद दिया जाएगा। दूसरा जो आदमी था वो था राय दुर्लभ। राय दुर्लभ, इस राय दुर्लभ यह दीवान था बंगाल का, या यह कहिए कि वित्त मंत्री भी था, फाइनेंस मिनिस्टर। यह भी अंग्रेजों से मिल गया। तीसरा था जगत सेठ। यह बंगाल का सबसे बड़ा बैंकर था और इसको जगत सेठ की उपाधि जो है वो मुगल बादशाह ने दी थी। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने इसको जगत सेठ की उपाधि दी। ठीक है, और चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण अधिकारियों में से एक था वो था अमीर चंद। यह जो था बंगाल का सबसे धनी व्यापारी था। अब एक चीज देखिए, जो मीर जाफर है वो बंगाल के नवाब का सेनापति है, यानी सारे सैन्य शक्ति का हेड मीर जाफर। राय दुर्लभ जो दीवान या वित्त मंत्री था, मतलब नवाब के सारे खजाने को मैनेज करने वाला वित्त मंत्री भी अंग्रेजों के पक्ष में था, यानी सेना और वित्त दोनों अंग्रेजों के फेवर में थे। तो जब सेना और वित्त दोनों अंग्रेजों के फेवर में होंगे तो कोई नवाब कितना शक्तिशाली हो सकता, वो तो कठपुतली ही हो गया था। फिर जगत सेठ जो सबसे बड़ा बैंकर था, सबसे बड़ा लोन दाता था, वो भी अंग्रेजों के फेवर में था। और अमीर चंद जो बंगाल का सबसे बड़ा व्यापारी था, वो भी अंग्रेजों के फेवर में। जब ये सारे बड़े और ताकतवर लोग जो बंगाल के प्रांत के लोग थे वो अंग्रेजों का साथ देने लगे। ठीक है, तो अंग्रेजों का इन नवाब विरोधियों से गुप्त समझौता हुआ जिसमें मीर जाफर को नवाब बनाने और अंग्रेजों को इससे क्या फायदा होने वाला था, 24 परगना की जमींदारी इस समझौते के तहत पलासी के युद्ध के बाद, यानी बंगाल के नवाब के हटने के बाद, सिराजुद्दौला के हटने के बाद, मीर जाफर के नवाब बनने के बाद मिलने का समझौता हुआ कि 24 परगना की जमींदारी अंग्रेजों को दे दी जाएगी। अब 23 जून 1757 को पलासी की
लड़ाई हुई और यह भागीरथ नदी के किनारे यह जगह है, भागीरथ नदी। कई बार यह सवाल पूछा गया है कि किस नदी के किनारे पलासी की लड़ाई हुई थी, तो वह भागीरथ नदी, ठीक है। और यह कलकत्ता में, और यह लड़ाई महज कुछ घंटों तक नाटकीय ढंग से चली। क्यों? क्योंकि जो सबसे बड़ी सेना का कमान था, जो मुख्य सिराजुद्दौला के मुख्य सेना का कमान था, वो किसके पास था? दो लोगों के पास था, मीर जाफर और राय दुर्लभ के पास। और ये दोनों सेना खड़ी रही, मीर जाफर वाली सेना और राय दुर्लभ वाली सेना खड़ी रही। बस एक छोटी सी सेना जो मीर मदान और मीर सोहन लाल, इसके मीर मदान और मीर सोहन लाल के नियंत्रण में थी। इन्होंने ही ईमानदारी से गंभीर रूप से युद्ध किया अंग्रेज सिराजुद्दौला के तरफ से अंग्रेजों के विरुद्ध, ठीक है। और इसी ने जो युद्ध किया, जितना देर ये टिके रहे उतना ही देर वो युद्ध चला। बाकी बहुत बड़ी सेना सिराजुद्दौला की, जो राय दुर्लभ और मीर जाफर के अधीन थी, के नियंत्रण में थी, युद्ध के मैदान में वो खड़ी रही, ठीक है। इससे क्या हुआ? सिराजुद्दौला की हार हो गई और सिराजुद्दौला वहाँ से भाग निकला। और सिराजुद्दौला हार के बाद मुर्शिदाबाद तो लौट आया, परंतु मीर जाफर, जिसको अंग्रेजों ने युद्ध के बाद नवाब बनाने की समझौता किया था, उसका एक बेटा था मीरम, उसने सिराजुद्दौला की हत्या कर दी, उसको पकड़ के उसकी हत्या कर दी। इस तरीके से कुल मिलाकर पलासी का जो युद्ध था, युद्ध कम षड्यंत्र ज़्यादा था, ठीक है। युद्ध कम षड्यंत्र ज़्यादा था। कई बार ऐसे मेंस में सवाल भी पूछे जाते हैं कि बताइए पलासी का युद्ध कम षड्यंत्र ज़्यादा था, इसका या इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं? तो इस पूरी घटना को जिस तरह से मैंने बताया है, उसके आधार पे आप इसके मेंस के क्वेश्चन को लिख सकते, ठीक है। फिर हम क्या देखते हैं कि पलासी के युद्ध के परिणामों का अगर हम विवेचन करें या उसको देखें, तो कई सारे इसके परिणाम आते हैं। हाँ, इस युद्ध का, जो पलासी का युद्ध हुआ, उसके जो तत्कालिक कारण देखे गए, वो यह देखे गए कि जो अलीनगर की संधि हुई थी, उस संधि को अंग्रेजों ने धीरे धीरे मानना बंद कर दिया। यानी वो धीरे धीरे यह एक आधार तैयार करने लगे कि सिराजुद्दौला इनके खिलाफ भड़के, उक से लड़ाई करने के लिए। और सिराजुद्दौला ने भी युद्ध की संधि, अलीनगर की जो संधि हुई थी, उसको भी सिराजुद्दौला ने भी उसके बहुत सारे संधियों को नहीं माना। क्यों? क्योंकि जैसे कि युद्ध का हर्जाना जो 3 लाख रुपया देना था, वो सिराजुद्दौला ने भी अंग्रेजों को नहीं दिया। यानी दोनों पक्ष से अलीनगर की जो संधि थी, उसका उल्लंघन किया गया। और यही कारण था कि धीरे धीरे पलासी की लड़ाई के लिए एक आधार, एक मंच तैयार हो गया, ठीक है। अगर हम इस पूरे युद्ध के दौरान इसके परिणामों को देखें, हम क्या देखते हैं कि पलासी के युद्ध के पश्चात मीर जाफर 1757 से 1760 तक नवाब बनाया गया। और उसने अंग्रेजों को समझौते के अनुसार 24 परगना की जमींदारी दे दी, ठीक है। अब इसका क्या फायदा हुआ कि कंपनी और व्यापारी कंपनी के साथ साथ सैन्य और राजनीतिक कंपनी भी बन चुकी थी। सैन्य एवं राजनीतिक कंपनी भी बन चुकी थी। यानी अब जो यूरोपीय कंपनी थी, ब्रिटिश यूरोपीय कंपनी थी, उसका स्वरूप बदल गया। अब वह केवल व्यापारी कंपनी नहीं रही, बल्कि वह सैन्य और राजनीतिक शक्ति भी बन चुकी थी। दूसरा इसका प्रभाव यह पड़ा कि बंगाल की सारी फ्रांसीसी फैक्ट्री अंग्रेजों को दे दी गई, ठीक है।
फ्रांसीसी जितनी भी फैक्ट्रियाँ थी वो ब्रिटिशर्स को या इंग्लिश को दे दी गई। ठीक है, फिर अगर हम इसको देखें पूरे घटनाक्रम को, तो मीर जाफर ने समझौते के अनुसार बहुत सारा धन उपहार के तौर पे अंग्रेजों को और लॉर्ड क्लाइव को दोनों को दिया, यानी कंपनी को भी दिया और व्यक्तिगत रूप से अंग्रेजों को भी दिया। ठीक है, अगर हम एक चीज़ और देखें तो हम ये भी देखते हैं कि जो व्यक्तिगत अधिकारी जो थे वो व्यक्तिगत तौर पे भी बहुत सारे उपहार लेने लगे। कंपनी ने भी बहुत सारे उपहार लेना शुरू कर दिया। मीर जाफर के ऊपर इतना आर्थिक दबाव आने लगा कि उसका खजाना खाली होने लगा और इसका शोषण अंग्रेज बड़े स्तर पर करने लगे। ठीक है, और 24 परगना की जमींदारी मिलने के पश्चात क्या हुआ, उनके पास राजस्व का एक बड़ा स्रोत आने लगा। इसका सबसे बड़ा प्रभाव यह पड़ा कि अब उनको अपने नेटिव देश यानी ब्रिटेन से सोने चांदी मंगाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। इंडिया के साथ व्यापार करने के लिए अब उनके पास यहीं से धन इकट्ठा होने लगा। यानी क्या हो गया, जो पहले प्लासी की युद्ध के पहले तक अंग्रेजों को व्यापार करने के लिए जो धन उन्हें ब्रिटेन से मंगाना पड़ता था, अब वो मंगाने की जरूरत खत्म हो गई। अब क्या हो गया, अब यह हो गया कि इनको 24 परगना की जमींदारी और जो बिहार, बंगाल, उड़ीसा से जो दस्तक था, यानी जो परमिट मिला हुआ था बिना चुंगी के व्यापार करने का, वो भी काफ़ी बड़े स्तर पर प्रभावी हो चुका था। तो इस तरीके से उनको एक लाभ राजनीतिक शक्ति मिलने के बाद ये भी हो गया कि वो अपना चुंगी, अपने व्यापार पे चुंगी तो बचाते ही थे, वो भारतीय व्यापारियों के सामान को भी अपना सामान बताकर कई जगह चुंगी वसूलने वाले स्थानों से उन्हें बचाते थे और उनसे अपना चुंगी ले लेते थे। यानी भारतीय व्यापारियों की चुंगी भी उन्होंने अपने लिए यूज करना शुरू कर दिया। मतलब क्या था, दस्तक का मिसयूज करना उन्होंने बड़े स्तर पे शुरू किया। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि दस्तक जो था, राजनीतिक शक्ति मिलने के बाद अंग्रेजों को और अंग्रेज कंपनी को इसका फ़ायदा तो हुआ है, क्योंकि उनको कहीं भी चुंगी नहीं देना पड़ता था। इसलिए उनके सामान जो थे, सामानों का मूल्य जो था वो भारतीय व्यापारियों की तुलना में कम होता था, इसलिए उनको प्रॉफिट ज़्यादा होता था। दूसरा, भारतीय व्यापारियों के सामानों को भी वो चुंगी से बचाने लगे और उस चुंगी का जो पैसा होता था वो भारतीय व्यापारियों से खुद के लिए लेने लगे। इससे क्या हुआ, नवाब को, जो बंगाल का नवाब था, जिसको चुंगी से जो कुछ आय होता था वो आय बहुत कम हो गया। इससे क्या फ़ायदा हुआ, इससे यह फ़ायदा हुआ कि जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों का आर्थिक पावर तो बढ़ता गया, लेकिन नवाब की आर्थिक स्थिति बिल्कुल खराब होती चली और इससे इसका प्रभाव यह हुआ कि धीरे धीरे जो नवाब था मीर जाफर, वो इस आर्थिक बोझ को उठाने के लायक नहीं रहा या असमर्थ रहा। तब अंग्रेजों ने फैसला किया कि इसको हटाओ और दूसरे को नवाब बनाओ, ताकि हम और भी ज़्यादा स्तर पे बंगाल, बिहार और उड़ीसा को या उसका आर्थिक शोषण कर सके। तब उन्होंने मीर कासिम को, जो उसका दामाद था, 1760 में बंगाल का नवाब बनाया। इन्हें मीर कासिम को बंगाल का नवाब क्यों बनाया? जो उसका बेटा था मीरन को बंगाल का नवाब क्यों नहीं बनाया? क्योंकि मीरन 1759 में ही उसकी मृत्यु हो गई थी मीरन की, इसीलिए मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। और इसके लिए बंगाल का नवाब बनाने से पहले ही मीर कासिम के साथ समझौता हो गया था। ठीक है, तो इस तरीके से अगर प्लासी की लड़ाई को हम देखें तो इसने, जहां अंग्रेजों को आर्थिक के साथ साथ राजनीतिक और सैन्य शक्ति
बड़े स्तर पे प्रदान की, वही एक बड़ा धन भी प्रदान किया, जिसके कारण अब ये बंगाल या पूरे इंडिया में कहीं भी व्यापार भारतीय भू राजस्व या यहाँ के आमदनी या आर्थिक स्थिति जो उनकी मजबूत हो गई थी, यहाँ के धन से ही करने लगे। अब उनको बंगाल से धन मंगाने की, व्यापार करने के लिए ज़रूरत नहीं थी। तीसरा चीज़ हम क्या देखते हैं कि यहीं के धन से 3 तरह का ट्रेंगुलर ट्रेड उभर के आता है। यहाँ वो क्या करते थे, यहाँ के धन से अफीम खरीदते थे और वह चाइना में ले जाकर बेचते थे, और चाइना से चाय खरीदते थे, उसको ब्रिटेन में ले जाकर बेचते। यानी ब्रिटेन से कोई धन नहीं आता था, वो धन इंडिया से निकाला जाता था और यहीं से अफीम खरीद के उसको चाइना में बेचा जाता था, और चाइना से लाभ कमा के वहाँ से चाय को है इंग्लैंड बेचा जाता। यानी हर तरीके से वो लाभ कमा रहे थे। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि जो बंगाल का पलासी का युग था, उसका बड़े स्तर पर व्यापक प्रभाव पड़ा, और यही आगे चल के मीर कासिम को भी अंग्रेजों के विरुद्ध, जो उनका आर्थिक शोषण होने लगा, तो मीर कासिम को भी अंग्रेजों के विरुद्ध कर दिया। और यही तब मीर कासिम को अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब के पद से हटा दिया। तब मीर कासिम भागकर अवध चला गया, और अवध में का नवाब जो सुजाउद्दौला था, वह सुजाउद्दौला जो उस समय बंगाल के मुगल बादशाह का नवाब हुआ करता था, इसीलिए सुजाउद्दौला को नवाब वजीर भी कहा जाता था। उन तीनों ने मिलके, मतलब मुगल बादशाह, अवध का नवाब और मीर कासिम, तीनों ने मिलके बक्सर का युद्ध अंग्रेजों के विरुद्ध किया, जिसमें अंग्रेजों ने इन तीनों की सेना को हरा दिया और यह निश्चित कर दिया कि अब आने वाली सबसे बड़ी शक्ति अंग्रेज ही है। और प्लासी की लड़ाई से एक सबसे बड़ा फायदा यह भी हुआ कि जो अंग्रेज साउथ में अपने आप को राजनीतिक स्थिति, राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे, जैसे मैसूर में, कर्नाटक वार में, तीसरा कर्नाटक वार में, इन दोनों जगह उनको धन की ज़रूरत थी। अच्छी सेना के लिए धन की ज़रूरत थी, युद्ध जीतने के लिए धन की ज़रूरत थी। वो उनके प्लासी की लड़ाई के बाद मिलने वाले बंगाल के आर्थिक शोषण से जो उनको धन मिला, उससे वो साउथ इंडिया की लड़ाइयों को कंटिन्यू कर पाए और वहाँ मैसूर को भी हरा पाए और कर्नाटक वार में भी वो विजयी होकर निकले। ठीक है, तो इस तरीके से जो प्लासी की लड़ाई है वो यह साबित करती है कि बंगाल की इस लड़ाई ने अंग्रेजों को आने वाले भविष्य में भारत की सबसे शक्तिशाली राजनीतिक शक्ति बनाने वाले थे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि कैसे कैसे बंगाल जो है इनके चपेटे में आया और कैसे कैसे बंगाल में हार के कारण कैसे इनके हाथ से बहुत सारे जो बंगाल के नवाब थे, उनके हाथ से बहुत सारे राजनीतिक कंट्रोल खत्म होते गए। फिर कैसे अवध इसमें शामिल हुआ, अवध भी हारा, कैसे मुगल शासक भी हारा। फिर बक्सर की लड़ाई के बाद जो इलाहाबाद की संधि हुई, उस संधि ने कैसे उनको भारत की सबसे महत्वपूर्ण शक्तिशाली राजनीतिक और सैनिक शक्ति अंग्रेजों को बना दिया, ये भी हमको देखने को मिलता है। ठीक है, अगर हम बंगाल की लड़ाई को देखें, जिसमें प्लासी की जो लड़ाई हुई थी, तो उसके बारे में के.एम. पानिकर ने कहा है कि यह जो प्लासी की घटना थी वह एक महज हुल्लड़ और भगदड़ थी। ठीक है, यह युद्ध नहीं था। ठीक है, के.एम. पानिकर, उन्होंने क्या कहा था, यह हुल्लड़ थी बस और भगदड़ थी, यह कोई भी युद्ध नहीं था, महज यह एक हुल्लड़ और भगदड़ थी। ठीक है, तो इस तरीके से जो इतिहासकारों ने भी जो वर्णन किया वो यही किया है कि प्लासी की घटना एक षड्यंत्र थी
न कि एक युद्ध थी, ठीक है, जिसमें पहले ही सिराजुद्दौला हार चुका था क्योंकि उसकी सारी महत्वपूर्ण शक्तियाँ अंग्रेज़ों से मिल चुकी। तो आज हम यहीं इस क्लास को ख़त्म करते हैं और हम देख पा रहे हैं कि कैसे प्लासी की लड़ाई भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी और इसने कैसे अंग्रेज़ों के लिए पूरे भारत पर शासन करने के लिए दरवाजे खोल दिए। ठीक है, आज यहीं समाप्त करते हैं, अगले क्लास में अगला टॉपिक लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच।